हमारे आज के दस्तावेज शिक्षा की दुनिया से हैं, खास तौर पर राजस्थान से। और इनमें एक शब्द है जो बार बार सामने आता है, IASE। अब ये कोई नया फोन मॉडल नहीं है, इसका मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने एक सपना देखा था कि भारत के शिक्षकों को दुनिया की बेहतरीन ट्रेनिंग मिले, और IASE कह सकते हैं कि उसी सपने को पूरा करने का एक बड़ा जरिया था। तो आज हम इन दस्तावेजों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कागज पर बना ये शानदार ढांचा, ये IASE हकीकत में काम कैसे करता था, इसकी बनावट, इसके इरादे और इसकी असली कहानी क्या है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक सरकारी संस्था की कहानी नहीं है। ये उस बड़ी सोच की कहानी है कि आप एक टीचर को सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि एक लगातार सीखने वाला प्रोफेशनल कैसे बनाते हैं। ये दिल्ली में बनी एक नीति को बीकानेर और अजमेर के क्लासरूम तक पहुंचाने की जो मशीनरी है, उसको समझने की कोशिश है। देखते हैं इन कागजों में क्या राज छिपे हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल, आखिर IASE बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब पहले से टीचर ट्रेनिंग कॉलेज तो थे ही। हाँ, यही सबसे दिलचस्प बात है। स्रोत बताते हैं कि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो बहुत अच्छी थी, बड़े बड़े आइडिया थे उसमें, लेकिन एक PV कुमार समिति की रिपोर्ट ने आईना दिखाया। रिपोर्ट ने कहा कि नीतियां तो शानदार हैं, लेकिन वो जमीन पर उतर नहीं पा रही हैं। शिक्षकों को बेहतर बनाने के लिए जो ढांचा चाहिए वो या तो कमजोर है या है ही नहीं। बस इसी कमी को भरने के लिए एक नया मजबूत सिस्टम सोचा गया। एक नया सिस्टम मतलब एक पूरा पिरामिड बनाया गया, जैसा कि इन दस्तावेजों में दिख रहा है। हाँ, एक त्रिस्तरीय यानी 3 लेवल वाला पिरामिड। सबसे निचले और सबसे जरूरी स्तर पर प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के लिए थे डाइट्स, यानी जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, हर जिले में एक। बीच के लेवल पर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों के लिए थे CTEs, यानी शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय। और इस पिरामिड के शिखर पर सबसे ऊपर थे IASEs। इन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या कह सकते हैं उत्कृष्टता केंद्र की तरह बनाया गया था। इनका काम था हायर सेकेंडरी के शिक्षकों, प्रिंसिपलों और पूरे सिस्टम को अकादमिक नेतृत्व देना। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है। हाँ, मतलब इनके काम भी उतने ही बड़े होंगे। ये सिर्फ D.Ed और M.Ed की डिग्री देने वाले कॉलेज तो नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। डिग्री देना तो उनके कई कामों में से बस एक था। इनकी जिम्मेदारियों की लिस्ट काफी लंबी है। B.Ed, M.Ed करवाना, हाँ, लेकिन इसके साथ साथ जो टीचर और प्रिंसिपल पहले से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उन्हें लगातार नई नई चीजों की ट्रेनिंग देना, शिक्षा में नए प्रयोग यानी इनोवेशन करना, और तो और रोजगार से जुड़े नए कोर्स बनाना, जिसे वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कहा गया था। तो ये एक ऑलराउंडर संस्था थी। मुझे एक बात खास तौर पर मजेदार लगी, ऑन साइट सपोर्ट। इसका क्या मतलब है? ये किसी कंपनी की कस्टमर सर्विस जैसा लगता है। और ये उस दौर के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी आइडिया था। इसका मतलब था कि IASE की टीम सिर्फ अपने शानदार कैंपस में बैठकर लेक्चर नहीं देगी, वो असल में स्कूलों में जाएगी, क्लासरूम में टीचर के साथ बैठेगी और उसकी मुश्किलों को वहीं पर सुलझाने में मदद करेगी। सोचिए, एक प्रिंसिपल को अपने स्कूल में मैनेजमेंट की कोई समस्या है और IASE का कोई प्रोफेसर उसके स्कूल आकर उसे प्रैक्टिकल सलाह दे रहा है। ये थ्योरी को एक्शन में बदलने की कोशिश थी। वाह, मतलब ये सब सुनने में बहुत बड़ा और एम्बिशियस लगता है। एक संस्था जो डिग्री भी देगी, रिसर्च भी करेगी और स्कूलों में जाके मदद भी करेगी। इसे चलाने के लिए किस तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी होगी? क्या सूत्र इस बारे में कुछ बताते हैं? हाँ, बिल्कुल, और इनका ढांचा देखकर ही पता चलता है कि इन्हें कितनी अहमियत दी गई थी। सबसे ऊपर प्रिंसिपल, जिनका पद शिक्षा विभाग में जॉइंट डायरेक्टर के बराबर होता था, उनके नीचे वाइस प्रिंसिपल, फिर प्रोफेसर जो जिला शिक्षा अधिकारी यानी DEO के लेवल के अधिकारी होते थे, फिर रीडर जो एक बड़े स्कूल के प्रिंसिपल के बराबर, और फिर लेक्चरर। ये एक पूरी फौज थी अकादमिक लोगों की। लेकिन यहाँ एक और मजे की बात है, इन पर डबल कंट्रोल होता था। ये थोड़ा अजीब नहीं है? एक बॉस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, दूसरा एकेडमिक कामों के लिए। अजीब भी है और भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की एक सच्चाई भी। दस्तावेज साफ कहते हैं कि इनका प्रशासनिक नियंत्रण यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के पास था, लेकिन अकादमिक नियंत्रण मतलब सिलेबस, ट्रेनिंग, रिसर्च वगैरह का काम माध्यमिक शिक्षा निदेशालय देखता था। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि IASE के प्रिंसिपल को 2 अलग-अलग बॉस को रिपोर्ट करना पड़ता था? क्या सूत्रों में इस वजह से होने वाली किसी खींचतान या मुश्किल का कोई जिक्र है? स्रोत सीधे तौर पर किसी झगड़े का जिक्र तो नहीं करते,
लेकिन वो इस जटिलता को उजागर जरूर करते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुश्किलें तो आती ही होंगी। एक निदेशालय बजट और पोस्टिंग की चिंता कर रहा है, दूसरा ट्रेनिंग की क्वालिटी की। जब दोनों की प्राथमिकताएं अलग हों तो बीच में फंसे अधिकारी के लिए काम करना कितना मुश्किल हो सकता है। ये दिखाता है कि जमीन पर नीतियां लागू करना कितना पेचीदा काम है। तो ये तो हुई ऊपर की बनावट, लेकिन कोई भी संस्था अपने विभागों से चलती है जो असल में जमीन पर काम करते हैं। इन दस्तावेजों में आईएएसई की असली मशीनरी यानी इसके डिपार्टमेंट्स के बारे में क्या बताया गया है? इसमें कई विभाग बताए गए हैं जो मिलकर इस बड़ी मशीन को चलाते थे। जैसे एक था प्रारंभिक शिक्षा विभाग, जिसका काम प्राइमरी एजुकेशन और डाइट्स के साथ तालमेल बिठाना था। फिर एक था सेवारक शिक्षा एवं कार्य सेवा विभाग। ये एक तरह से सिस्टम का दिल था। जो शिक्षक पहले से पढ़ा रहे हैं उनकी ट्रेनिंग कब होगी, कैसे होगी, कौन आएगा, ये सब यही विभाग तय करता था। एक विभाग का नाम है शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। इसका काम बड़ा दिलचस्प लग रहा है, कम लागत वाली शिक्षण सामग्री विकसित करना। ये आज के जुगाड़ इनोवेशन जैसा कुछ था क्या? क्या सूत्रों में कोई उदाहरण है कि वे किस तरह की चीजें बनाते थे? उदाहरण तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन सोच यही थी। हर स्कूल महंगे साइंस लैब या कंप्यूटर नहीं खरीद सकता, तो ये विभाग इस पर काम करता था कि कैसे कबाड़ से या बहुत सस्ते सामान से विज्ञान के मॉडल बनाए जाएं, चार्ट्स बनाए जाएं, जिनसे बच्चों को मुश्किल चीजें आसानी से समझ आ जाएं। इसके अलावा कंप्यूटर एजुकेशन को कैसे स्कूलों तक पहुंचाया जाए, ये भी इसी विभाग की जिम्मेदारी थी। और एक विभाग है जिसका आपने पहले जिक्र किया था, शोध विभाग। ये एक्शन रिसर्च वाली बात मुझे बहुत खास लगी। इसे थोड़ा और समझाइए। ये ऐसा लगता है जैसे प्रिंसिपलों को उनके ही स्कूल का जासूस बनाया जा रहा हो। जासूस नहीं, बल्कि वैज्ञानिक। ये आइडिया मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है। ये अकादमिक रिसर्च को उसकी ऊंची मीनार से उतारकर सीधे स्कूल के मैदान में ले आता है। इसका काम ये नहीं था कि प्रोफेसर किसी बड़े विषय पर रिसर्च पेपर लिखें, नहीं। इसका काम था प्रिंसिपलों के लिए वर्कशॉप लगाना, उनसे पूछना, आपके स्कूल की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बच्चे क्लास में ध्यान नहीं देते, लड़कियां स्कूल छोड़ रही हैं, या टीचर समय पर नहीं आते। अच्छा, तो पहले समस्या पहचानो। बिल्कुल। और फिर ये विभाग उन प्रिंसिपलों को सिखाता था कि इस समस्या को वैज्ञानिक तरीके से कैसे सुलझाया जाए। डेटा इकट्ठा करो, कारण ढूंढो, एक छोटा सा समाधान लागू करो और फिर देखो कि नतीजा क्या निकला। इसी को एक्शन रिसर्च कहते हैं। ये प्रिंसिपल को रिसर्चर बना देता है, जो अपनी समस्या खुद सुलझाता है। ये सशक्तिकरण है, असली एम्पावरमेंट। अब समझ आया। ये सारे विभाग मिलकर वाकई एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तस्वीर बनाते हैं। चलिए अब इस थ्योरी को हकीकत में देखते हैं। ये दस्तावेज राजस्थान के दो खास आईएएसयू पर केंद्रित हैं, बीकानेर और अजमेर। इनकी क्या कहानी है? हाँ, अब हम कहानी के और करीब पहुंच रहे हैं। बीकानेर का आईएसयू 1988 में बना और अजमेर का 1989 में। और इनके ध्येय वाक्य यानी मोटो भी बहुत कुछ कहते हैं। बीकानेर का ध्येय वाक्य है सा विद्या या विमुक्तये, यानी असली ज्ञान वही है जो मुक्त करे। और अजमेर का है वांग्मयम तपा उच्यते, जिसका मतलब है वाणी ही तपस्या है। ये तो बहुत गहरे फलसफे हैं। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ दीवारों पर लिखने के लिए अच्छी बातें थीं, या इनसे उन संस्थानों की संस्कृति पर भी कोई असर पड़ता होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। दस्तावेज सीधे तौर पर तो नहीं बताते, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं। ज्ञान जो मुक्त करे का मतलब है कि बीकानेर आईएससी में शायद सोच विचार, आलोचनात्मक चिंतन मतलब क्रिटिकल थिंकिंग और रूढ़ियों को तोड़ने पर ज्यादा जोर दिया जाता होगा। वहीं वाणी ही तपस्या है, ये दिखाता है कि अजमेर आईएससी में शायद पढ़ाने की कला, कम्युनिकेशन और शब्दों के सही इस्तेमाल को ज्यादा महत्व दिया जाता होगा। ये इन संस्थानों को एक पहचान, एक आत्मा देता है। और एक और खास बात, ये संस्थान शून्य से नहीं बनाए गए थे। दस्तावेज बताते हैं कि ये पहले से चल रहे पुराने कॉलेजों को अपग्रेड करके बने थे। ये तो अच्छी बात है, एक बनी बनाई विरासत मिल गई। हाँ, विरासत मिली, लेकिन साथ में एक चुनौती भी। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप एक पुरानी मजबूत हवेली को एक मॉडर्न होटल में बदलना चाहें। आपको मजबूत दीवारें और एक इतिहास तो मिलता है, लेकिन साथ ही पुरानी वायरिंग, पुराने तौर तरीके और ऐसे लोग भी मिलते हैं जो बदलाव पसंद नहीं करते। अजमेर का कॉलेज तो 1941 से चल रहा था। इतने पुराने संस्थान की कार्य संस्कृति को रातों रात सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बदलना एक बहुत बड़ा काम रहा होगा। अब आते हैं इनके काम के बंटवारे पर। ये बहुत व्यवस्थित लगता है कि पूरे राज्य को इन दो संस्थानों के बीच बांट दिया गया था। बिल्कुल, ये एक राज्य स्तरीय नेटवर्क था।
दस्तावेज बताते हैं कि राज्य के हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी इन दोनों में बटी हुई थी। बीकानेर IASC के पास 16 जिले थे, जिनमें रेगिस्तानी और पश्चिमी राजस्थान के जिले ज्यादा थे, जैसे जोधपुर, जैसलमेर, चूरू, पाली, नागौर वगैरह। और अजमेर IASC के पास बाकी के 17 जिले थे, जिनमें पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के जिले शामिल थे, जैसे कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर और खुद अजमेर। ये तो बहुत साफ सुथरा बंटवारा है। हाँ, प्रिंसिपलों की ट्रेनिंग के लिए तो है, लेकिन इन दस्तावेजों में एक छोटा सा पेच है, एक बारीक बात छिपी है, जो इनकी भूमिका को और साफ करती है। अच्छा, वो क्या है? एक नोट में लिखा है कि वरिष्ठ अध्यापकों यानी सीनियर टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए IASC सिर्फ अपने ही जिले के शिक्षकों को ट्रेनिंग देगा। यानी IASC अजमेर सिर्फ अजमेर जिले के सीनियर टीचर्स को और IASC बीकानेर सिर्फ बीकानेर के। अरे ये तो अजीब है। मतलब बाकी 31 जिलों के सीनियर टीचर्स की ट्रेनिंग कौन करेगा? वो करेंगे CTAs यानी पिरामिड के बीच वाले संस्थान। और यहीं से IASC की असली भूमिका साफ होती है। वो हर काम नहीं करते थे, वो स्पेशलिस्ट थे। उनका मुख्य काम था नेतृत्व तैयार करना, यानी प्रिंसिपलों को ट्रेनिंग देना, जो पूरे राज्य के लिए था। लेकिन शिक्षकों की ट्रेनिंग के मामले में उनकी भूमिका ज्यादा केंद्रित और कह सकते हैं स्थानीय थी। ये उन्हें एक थिंक टैंक और एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ संस्थान बनाता है, ना कि सिर्फ एक और ट्रेनिंग कॉलेज। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमने 1986 की एक राष्ट्रीय नीति से शुरू किया, एक त्रिस्तरीय पिरामिड को समझा, विभागों की मशीनरी को देखा और आखिर में बीकानेर और अजमेर के काम करने के तरीके तक पहुंचे। इस पूरी पड़ताल का निचोड़ क्या है? इसका मुख्य सार ये है कि ये शिक्षा में लगातार पेशेवर विकास के लिए एक बहुत ही सोचा समझा, व्यवस्थित और श्रेणीबद्ध ढांचा बनाने का प्रयास था। ये इस सोच को दिखाता है कि एक टीचर की ट्रेनिंग कॉलेज में खत्म नहीं होती, बल्कि नौकरी के दौरान जिंदगी भर चलती है। DIET, CTE और ISE का ये पिरामिड एक ऐसा रास्ता बनाने की कोशिश थी जहां हर स्तर के शिक्षक और प्रिंसिपल के लिए सीखने और आगे बढ़ने का मौका हो। और ये सिर्फ ज्ञान देने के बारे में नहीं था, बल्कि स्कूलों को मजबूत बनाने के बारे में था। ऑन साइट सपोर्ट और एक्शन रिसर्च जैसे आइडिया दिखाते हैं कि मकसद सिर्फ ट्रेनिंग देना नहीं, बल्कि स्कूलों को समस्या समाधान के लिए सशक्त करना था। बिल्कुल, ये एक ऐसा समर्थन नेटवर्क बनाने की कोशिश थी जो राज्य के मुख्यालय से शुरू होकर सीधे एक दूर दराज के स्कूल तक पहुंचे। अब ये कोशिश कितनी कामयाब हुई, ये एक अलग बहस का विषय है, लेकिन इन दस्तावेजों से इरादा तो बहुत नेक और मजबूत नजर आता है। सही बात है, इरादा बहुत बड़ा था। और यहीं पर मैं आज की बातचीत को एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। ये दस्तावेज हमें लगभग 35 साल पुराने एक सिस्टम की तस्वीर दिखाते हैं। आज हम एक बिल्कुल अलग दुनिया में हैं।